अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ेंगे रेडियो सेंसिटिविटी के मतलब, और रेडियो सेंसिटिविटी के मतलब थोड़ा सा पढ़ने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा माइटोटिक जो है साइकिल जो है या माइटोसिस के मतलब थोड़ा सा आइडिया ले लें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि माइटोटिक साइकिल जो है वो कैसे चलता है, उसकी कितनी फेजेस हैं, और ये जो है आपको हेल्प आउट करेंगी किसी भी टिश्यू की रेडियो सेंसिटिव की मतलब थोड़ा सा आइडिया लेने में। अच्छा, अब इसको अगर आप जनरलाइज्ड सेल साइकिल को देखें तो सेल साइकिल की जो फेज है इसमें 4 फेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम G0। ठीक है, G0 फेज जो है इसे रेस्टिंग फेज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता, बट इट्स नॉर्मली मेंटेनिंग इट्स फंक्शंस, उसकी और इंटेग्रिटी जो है उसको मेंटेन कर रहा होता है। अच्छा, G1 में यू हैव एन अर्ली G1 फेज एंड अ लेट G1 फेज। ठीक है, अब अर्ली जो G1 फेज है ये माइटोजन डिपेंडेंट होती है। माइटोजन डिपेंडेंट का मतलब होता है इस फेज में ग्रोथ सिग्नल्स आते हैं जो कि सेल को ये कहते हैं कि यू हैव टू डिवाइड या इट्स टाइम टू डिवाइड। ठीक है, यहाँ आपको अर्ली G1 फेज में यू नीड कंटिन्यूस अटैचमेंट ऑफ दोज ग्रोथ फैक्टर्स टू दीज रिसेप्टर, सेल रिसेप्टर जो सेल को कहें कि जी आपने डिवाइड करना है। तो G1 से क्या होता है, सेल जो है वो आगे डिवाइड करना शुरू करता है। ठीक है, डिवाइड करना नहीं, एक्चुअली शुरू करता है। इट्स द फेज इन विच देयर इज रेप्लिकेशन इज अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद आपकी सिंथेसिस फेज है। सिंथेसिस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली होती है। ये जो लेट G1 और G1 फेज है, यहाँ रेप्लिकेशन रिलेटेड जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं। सिंथेसिस फेज में रेप्लिकेशन होती है। G2 फेज जो है, दिस इज ऑल्सो फेज इन विच रेप्लिकेशन हैज बीन चेक्ड। रेप्लिकेशन को फर्दर चेक किया जाता है कि रेप्लिकेशन जो डीएनए की है वो दैट इज प्रॉपरली डन और नॉट, क्योंकि माइटोसिस में तो डिवीजन होनी है। माइटोसिस में जो डीएनए डबल हुआ हुआ है, रेप्लिकेट हुआ हुआ है एस सिंथेसिस फेज में, वो अल्टीमेटली दो डिफरेंट डॉटर सेल्स में चला जाएगा माइटोसिस में। माइटोसिस में ऑब्वियसली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, दीज आर 4 डिफरेंट फेजेस ऑफ मेटाफेज। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आपने याद रखनी है और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हम आके डिटेल में उससे देख लेते हैं कि देयर आर दो टू चेक पॉइंट्स। टू चेक पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जहाँ रोका जाता है, नाके हैं। ठीक है, नाके जिस तरह पुलिस लगा के खड़ी नहीं हो जाती कि जी इधर से मुजरिमों को जाने से रोकना है। तो दो चेक पॉइंट ऐसे चेक पॉइंट हैं जिसमें प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया जाता है, ताकि जो सेल ने एक्चुअली जब डिवाइड होना होता है तो इट डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो। ठीक है, वो बेशक ऑटोसोम्स हो। हाँ, मियोसिस में जब बात करते हैं वो दैट इज सेपरेट, या सोमैटिक सेल्स की बात हो रही है जो नॉर्मल टिश्यूज में, लिवर में, ब्रेस्ट में, स्किन में मौजूद हैं, स्केल, टू नेम अ फ्यू ऑर्गन्स। अच्छा, यहाँ ये होता है कि आपके दो चेक पॉइंट्स है, एक G1 एस चेक पॉइंट, G1 फेज से एस फेज में जाने पे चेक पॉइंट्स होते हैं। इस पे चेक पॉइंट प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जो यहाँ सेल साइकिल को रोक देती हैं अगर रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो प्रोटीन्स है उसमें कोई एरर हो। ठीक है, इसके अलावा G2M चेक पॉइंट पे भी रोका जाता है, क्योंकि G2M चेक पॉइंट पे अगर डीएनए रेप्लिकेशन ठीक नहीं हुई, इफ देयर आर म्यूटेशंस प्रेजेंट या रिपेयर को प्रॉपर नहीं हो सकी, तो माइटोसिस में जाने से पहले यहाँ सेल को इतनी देर तक रोका जाता है कि जहाँ रिपेयर प्रॉपरली हो जाए। अच्छा, अब यहाँ आपने गौर किया होगा कि दो आपके पास जो है ना कॉम्बिनेशन ये चल रहे हैं। ठीक है, इट कॉम्बिनेशन स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंटेड एंड एंड द एंड ऑफ दिस इज अ ब्रॉडर वन। इसका मतलब ये होता है कि जब आप सेल साइकिल को पढ़ते हैं तो यहाँ से ये जो कम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है साइक्लिन डी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस 4-6, ये साइक्लिन डिपेंडेंट साइक्लिन डी जो है दिस इज अ सेल साइकिल प्रोटीन, और इसके साथ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं, ये एंजाइम्स हैं और प्रोटीन्स का। और एंजाइम्स का काम क्या होता है, रिएक्शन को तेज करना। ये कॉम्बिनेशन जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली फेज। ठीक है, और अर्ली फेज से लेके जब ये फेज लेट में जाती है तो यहाँ आपको मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिलती है साइक्लिन डी और साइक्लिन डिपेंडेंट डी काइनेजेस 4 और 6 की। यहाँ से जिस तरह मेडले रेस होती है, दिस प्रोसेस हैज बीन हैंडेड ओवर
टू साइक्लिन ई, और साइक्लिन ई को कौन रेगुलेट कर रहा होता है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2। ये माइटोजन इंडिपेंडेंट फेज है। लेट फेज में इसमें ये होता है कि अगर आप जो ग्रोथ सिग्नल है उसको निकाल भी देते हैं, ठीक है, यू हैव स्टिल साइकिल इज प्रोन टू गो अहेड। इसमें ये होता है कि जिससे आप एक एग्जांपल ले लें, जिससे आप गाड़ी को अगर पुश कर रहे होते हैं ढलवान से, तो एक खास तक जगह तक आपको पुश करना होता है, उसके बाद जो ढलवान में जो स्लोप होती है उसकी वजह से गाड़ी जो है ना, फिर जब नीचे गिरती है तो अगर उसमें ब्रेक्स नहीं है तो इट विल फॉल डाउन, ठीक है। इसी तरह सेल में आप ये समझें कि यहाँ आप ब्रेक्स जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, यहाँ से सेल आगे जाएगा, लेकिन फिर दो जगह पे रोकने की कोशिश उसे की जाती है, G1S चेक पॉइंट पे, ये G2M चेक पॉइंट पे। अच्छा, यहाँ से फिर जब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो ख़त्म होता है, यहाँ से फिर ये जो ड्यूटी है सिंथेसिस फेज की, वो साइक्लिन ए और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस 1-2 को दी जाती है। वो मैक्सिमम होते हैं एट द एंड ऑफ सिंथेसिस फेज। यहाँ से फिर साइक्लिन बी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस 1 को ये ड्यूटी दी जाती है। दे लास्ट अप टू G2M चेक पॉइंट, और उसके बाद माइटोसिस की अरोरा काइनेसिस वगैरह जो है उसके अपने एंजाइम्स हैं जो कि माइटोसिस को लेके चल देते हैं। उसके बाद सेल डिवाइड हो जाता है। जब सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होने के बाद अगर ग्रोथ के सिग्नल्स तो पहले ही हट चुके होते हैं, सेल रेस्टिंग में चला जाता है। इसी तरह वूंड हीलिंग प्रॉपर हो जाती है जब आपके सेल्स जो है ना वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं। जी, यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि जहाँ अर्ली फेज ख़त्म होती है और लेट फेज शुरू होती है, दिस इज देयर इज अ पॉइंट जिसे हम आर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। आर पॉइंट ये पॉइंट होता है जहाँ रेटिनोब्लास्टोमा जीन, आरबी जीन जो है उसको जो है हाइपर फॉस्फोरिलेट किया जाता है। हाइपर फॉस्फोरिलेशन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि फॉस्फोरिलेशन से जो जो ये एक्टिव डोमेन है रेटिनोब्लास्टोमा जीन का, वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 और साइक्लिन डी प्ले करता है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक और है, जब कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अब आपको जो है G1 और S चेक पॉइंट और G2M चेक पॉइंट के मतलब बताया गया, ठीक है। अगर आप ये देखते हैं कि सेल साइकिल जब एस फेज में प्रोसीड करता है, ट्रांजिशन होने से पहले इन्वायरमेंट फेवरेबल होना बहुत डिपेंड करता है। उसके बाद G2M चेक पॉइंट पे आपके लिए सबसे ज़्यादा जो सवाल सेल अपने आप से पूछता है वो ये है कि डीएनए इज फेथफुली रेप्लिकेटेड और नॉट, और इन्वायरमेंटल इज स्टिल फेवरेबल टू गो इनटू माइटोसिस और नॉट। ये दो जो हैं ये सेल साइकिल को रोके जाते हैं। और उसके बाद आपके पास अच्छा एक कम्बिनेशन जो है माइटोसिस के दौरान भी है, और उसमें जो है ना एनाफेज के दौरान आपको ये फिर एक दफ़ा फर्दर चेक किया जाता है क्रोमोसोम अलाइनमेंट का, ठीक है। और आपको पता है कि जो अलाइनमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डिसजंक्शन हो जाती है, आपको फिर ट्राइसोमीज देखने मिलती है जिसमें डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सेल साइकिल कंट्रोल को देखते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक मैंने पहले बात की थी माइटोजेंस किस तरह कंट्रोल करते हैं, तो ये जो माइटोजेनिक कंट्रोल है इसका सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। ये आपने देखना है, ठीक है, और ये देखने के लिए क्या ज़रूरी है, ये आपके पास जो लेफ्ट साइड पे तस्वीर है इसको देखें, ठीक है। इसमें माइटोजन माइटोजन आप ग्रोथ फैक्टर कोई सिग्नल या फैक्टर कह लें। ग्रोथ फैक्टर जो है वो सिग्नलिंग जो है, ग्रोथ फैक्टर वो माइटोजन जो है वो आके वो ईजीएफ भी हो सकता है, एफजीएफ भी हो सकता है, ठीक है। वो आके इन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है। ये रिसेप्टर इन रिसेप्टर्स को कहा जाता है माइटोजन रिसेप्टर्स या टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। इनके तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट मेम्ब्रेन से बाहर होता है एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस, एक ट्रांस मेम्ब्रेनस होता है जो मेम्ब्रेन के दरमियान होता है, उसके बाद एक इंटरनल डोमेन होता है। इंटरनल डोमेन में टायरोसिन काइनेसिस होते हैं, उनको फॉस्फोरिलेट किया जाता है। उनके फॉस्फोरिलेशन के बाद GRB2 प्रोटीन एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। GRB2 प्रोटीन SOS के साथ कॉम्बिनेशन में होती है। दोनों प्रोटीन्स जो हैं वो एक्टिवेट करती हैं रैस प्रोटीन को। रैस को प्रोटोऑन्कोजीन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटोऑन्कोजीन का मतलब ये कि ऐसी जीन जो कि कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसकी एबनॉर्मल एक्टिवेशन की वजह से कैंसर हो सकता है। तो रैस GDP जो है दैट इज
कन्वर्टेड टू जीटीपी, और ये रैस जो है ये मेम्ब्रेन के साथ ही लगी होती है, अंदर की साइड में, बिल्कुल अंदर डोमेन में। जीटीपी जो है रैस जीटीपी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद रैफ जो है, ठीक है, जो है वो कन्वर्ट करता है। उसके बाद रैफ जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट होती है बाय द एक्टिवेशन ऑफ रैस जीटीपी टू मैक काइनेसिस। मैक काइनेसिस एक्टिवेट होते हैं तो बनाते हैं मैप काइनेसिस। मैप काइनेसिस जो है ये ट्रांसलोकेट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, और यहाँ ये इमीडिएट अर्ली जीन्स को, अर्ली माइटोसिस रिलेटेड जीन को, जिसमें माइक भी है और फॉस भी है, उनको एक्टिवेट करते हैं। ये क्या करती हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन करवाती हैं, ठीक है, उन जीन्स की जो कि जीवन और जीवन एस चेक पॉइंट प्रोटीन्स कहा जाता है, उनको प्रोटीन्स को आगे लेके चलते हैं। दिस इज द प्रोसेस which is depicted here and which has been written in different points here. अच्छा, उसके बाद ये प्रोसेस था, ये जो पीछे आपको प्रोसेस मैंने दिखाया ग्रोथ का, वो ये G1 फेज तक हो रहा है, ये यहाँ तक हो रहा है, और प्रोटीन यहाँ बन गई हैं। यहाँ साइक्लिन ई, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 और साइक्लिन डी और CDK4-6 बन गई। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है जो अर्ली फेज से लेट फेज में जाता है, दिस इज कॉल्ड आर पॉइंट। यहाँ से सेल साइकिल पीछे नहीं जा सकता, आगे ही चलेगा। यहाँ जो हाइपर फॉस्फोरिलेशन हो रही होती है, ये देखें फॉस्फेट ग्रुप अटैच है रेटिनोब्लास्टोमा के साथ, ठीक है, और रेटिनोब्लास्टोमा जो जीन इसने कवर किया हुआ है एलोंगेशन फैक्टर 2F को, जो प्रोटीन ट्रांसलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होता ये है कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और जो है ये एक फॉस्फेट ग्रुप लेके आते हैं, दो फॉस्फेट ग्रुप, बल्कि और ये दो फॉस्फेट ग्रुप है वो इस फॉस्फेट हाइपोफॉस्फोलेटेड फॉर्म जो है रेटिनोब्लास्टोमा, उसको हाइपर फॉस्फोलेट कर देते हैं, हाइपो को हाइपर फॉस्फोलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से रेटिनोब्लास्टोमा का जो है इनहिबिशन है वो खत्म हो जाती है। एलोंगेशन फैक्टर जो है वो फर्दर आगे प्रोसेस करता है, और यहाँ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस 2E के साथ मिलके नई प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि सेल को G1 से S फेज में लेके जाते हैं। यहाँ S फेज से चलता है G2 फेज में और M फेज में। अच्छा, यहाँ आप डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि इनहिबिट करती हैं। अगर आप देखते हैं G1 S चेक पॉइंट पे और G2 M चेक पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड P53, जो कि आपको याद है ये गार्डियन ऑफ द जीनोम भी इसे कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि ये इन दो जगहों पे रोकने की कोशिश करता है आपके सेल साइकिल को। इसके अलावा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस के इनहिबिटर्स हैं, जिसमें ये तीन इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, P21, 27, 57, 21, 27, 57, 21, 27 और 57। ये इनहिबिट करती हैं, ये साइक्लिन बी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ए को, और साइक्लिन ए और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को, ये भी इनहिबिटर मौजूद हैं। ये दोनों इनहिबिटर साइकिल चेक पॉइंट 1 और 2 में करते हैं, और इनको एक्टिवेट कौन करता है, P53। यहाँ से अब सेंटर में आ जाए। सेंटर में आप देखें कि यहाँ जो है वो P14 जो है वो एक्टिवेट करती है, ये एक और प्रोटीन है जो एक्टिवेट करती है P53 को, लेकिन ये इनहिबिट करती है। ये जो साइन है आपको ब्लॉकेज वाला नजर आता है, इनहिबिट करती है। नॉर्मली जब सेल साइकिल चल रहा होता है तो उसमें MDM2 प्रोटीन जो है विच इज एन इनहिबिटर ऑफ P53, इसको रोक के रखती है कि सेल साइकिल जब चल रहा है, नॉर्मल चीजें चल रही हैं, तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, हालांकि P53 मौजूद होती है। लेकिन जो ही DNA डैमेज होता है, जो हाइपोक्सिया होता है, या जो है ना सेल इंजरी होती है, ठीक है, और ये जो सेल साइकिल होती है, सेल इंजरी होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है P53 जो है ना एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के साथ उस P53 के तीन काम है, या तो सेल को साइकिल को रोक दिया जाए, या अगर इंजरी बहुत सीवियर है तो सेल सुसाइडल डेथ हो जाए, ठीक है, नहीं तो P21 को एक्टिवेट करता है। P21 जो है वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज डी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस 4-6 सॉरी और साइक्लिन डी का जो है इनहिबिटर है। इसी तरह ये इनहिबिट करता है साइक्लिन ई को, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस 2 को, ठीक है। तो ये जो है ना याद रखने की आपकी बात है कि ये इनहिबिटर P53 डिपेंडेंट है, और यहाँ जो प्रोटीन्स आपको नजर आ रही P16, 17, 18, 19, ये इंडिपेंडेंट इनहिबिटर हैं इन डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है, सेल साइकिल को
रोकने के लिए। इसके अलावा P27 को जो है वो TGF बीटा जो है वो भी इनहिबिट करता है। तो यहाँ जो P21, P27, 57 प्रोटीन्स हैं, 57 इंडिपेंडेंटली भी एक्ट करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ P53 भी करती है, ठीक है, बट दीज 16, 17, 18, 19 प्रोटीन्स act independent of P53 to inhibit cyclin dependent kinase 4-6 and cyclin D combination, ताकि यहाँ से ये आगे ना जा सके सेल, ठीक है। और अगर आपने फर्दर करना हो तो डिकंस्ट्रक्टिव स्टेम सेल, सेल्फ रिन्यूअल, जेनेटिक इनसाइट्स इनटू सेल साइकिल रेगुलेशन, नेचर रिव्यू जेनेटिक्स 2008, बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है। इसको अगर आप फर्दर डिटेल में सेल साइकिल में इंटरेस्टेड है तो इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब 4 क्लासेस हैं जिस तरह हम पहले बात करते हैं। एक G1 S साइक्लिन्स हैं जो कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को लेट G1 में एक्टिवेट करती हैं। फिर S साइक्लिन्स हैं जो कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को बाइंड करती हैं, S साइक्लिन्स जो कि हेल्प करती हैं स्टिमुलेट क्रोमोसोम डुप्लीकेशन तब भी होगी जब DNA डुप्लीकेट करेगा। इसके अलावा M साइक्लिन्स हैं, तो 3 साइक्लिन्स आप याद रख लें। G1 S साइक्लिन्स है जो G1 से S फेज में लेके जाती हैं, S साइक्लिन्स है, और फिर M साइक्लिन्स है माइटोसिस में लेके जाती हैं G2 M ट्रांजिशन में। इसमें G फेज में सिंपल सा जो पहले बात हो चुकी है उसी का एक और एलेबोरेटेड फॉर्म है कि जो G1 में आपके G1 S साइक्लिन्स जो है ना वो मैक्सिमम पीक पे होती हैं, और वो फिर जो ही G1 S फेज में जाता है तो यहाँ G1 S साइक्लिन्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं, मिनिमाइज। S फेज में और G2 फेज में यू हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन है S साइक्लिन्स। उसके बाद जो ही G2 से M ट्रांजिशन होता है तो M साइक्लिन्स जो है ना टेक ओवर कर लेती हैं, और जब मेटाफेज से निकल जाता है, ठीक है, एनाफेज में आ जाता है कम्प्लेक्स, ठीक है, जब डिवीजन हो रही होती है, साइटोकाइनेसिस हो रही होती है, तो जब यहाँ M जो साइक्लिन्स हैं वो कम हो जाती हैं, और उसके बाद सेल जो है डिवाइड कर जाता है, और उसके बाद G1 फेज में जो है वो स्टैटिक होके आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज़ भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, वो है कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस किस तरह एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ये जो आपको ग्रे शक्ल में नज़र आ रहा है, इसमें एक जो है ना एक आप ये कह लें कि आप एक रीजन है जिसे कहते हैं पी स्ट्राई रीजन। पी स्ट्राई रीजन जो है वो बेसिकली अंदर होता है, ठीक है, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में अंदर होता है, और इट्स काइंड ऑफ ए की लॉक जो है ना मैकेनिज्म होता है, आपको नजर आ रहा है इस तरह। अच्छा, जब इसको एक्टिवेट किया जाता है तो जब एक्टिवेटेड हो उसके साथ क्या होता है कि ये साइक्लिन जो है वो अटैच हो जाती हैं। साइक्लिन अटैच कब होती हैं? जब साइक्लिन बॉक्स और हाइड्रोफोबिक पैच जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है, और ये जो है ना दैट चेंजेस इट्स कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम ऑब्लिक टू स्ट्रेटन वन। ये इंटरेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है पी स्टाई रीजन का विद साइक्लिन्स to make cyclin dependent kinases active to take the cycle further into the next step of cell cycle, whether it is from G1 to S or S to G2 और G2 to M, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंटरेक्शन है पी स्ट्राई रीजन का इन साइक्लिन्स। अच्छा, अब रेगुलेशन भी होनी चाहिए साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस को, आपने कहीं रोकना तो है ना, ठीक है, तो उसकी रेगुलेशन जो है वो यही है कि रेगुलेशन में अप रेगुलेशन भी होती है, डाउन रेगुलेशन भी होती है, उसको चलाना भी होता है, उसको रोकना भी होता है, ठीक है। तो साइक्लिन जब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस के साथ लगेंगे, एक्टिव हो जाएगा कम्प्लेक्स, तो वो सेल साइकिल को आगे लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस को 1621 ये इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस को जो है ना वो आप हाइपर फॉस्फोरिलेट करके भी आप इनएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरिलेट करेंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, हाइपर फॉस्फोरिलेट करेंगे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस को तो ये क्या होगा, ये इनहिबिट हो जाएंगे, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएंगे। इसको आप ये देखें कि ये रेटिनोब्लास्टोमा जीन से बिल्कुल रिवर्स है। रेटिनोब्लास्टोमा जीन में आपने हाइपरफॉस्फोलेट किया तो वो एक्टिवेट हो जाएगा एलोंगेशन फैक्टर। यहाँ जो अगर आपने हाइपरफॉस्फोलेट किया विद द हेल्प ऑफ V1 काइनेजेस तो क्या होगा, V1 काइनेजेस जो है हाइपरफॉस्फोलेट किया तो इसको कॉम्प्लेक्स जो होगा ना उसको इनएक्टिवेट कर देंगे, सेल साइकिल रुक जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए कुछ साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली दिस टेबल विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग कि G1 S पे S साइक्लिन्स और M साइक्लिन्स जो है ना वो कौन कौन सी हैं।
जीवन साइक्लिन्स की जब हम बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज साइक्लिन डी, और वो कॉम्बिनेशन में आता है आइदर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 और 6। इसी तरह जीवन एस चेक पॉइंट पे जो साइक्लिन है, साइक्लिन ई है, वो कॉम्बिनेशन उसका सिर्फ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 के साथ बनता है। एस साइक्लिन का साइक्लिन ए और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 और 1 दोनों के साथ वो कॉम्बिनेशन में आ सकती है। जो एम साइक्लिन है, दे मेक अ कॉम्बिनेशन विद साइक्लिन बी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1। अच्छा, ये मैंने आपको जो पीछे आपको तस्वीर आपने देखी है, जिसमें आपको मैंने कहा था कि जो इनहिबिट वगैरह हो जाता है, वो ये देख लें, इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। यहाँ क्या होता है कि एक जो है ना, जब फॉस्फोरिलेशन जब होती है, सिंगल एक फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट साइक्लिन कॉम्बिनेशन, दिस इज एन एक्टिव फॉर्म। V1 काइनेज जो है, दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन साथ साथ चलती रहती है। V1 जो काइनेज है, वो क्या करता है, वो क्या करता है कि वो हाइपर फॉस्फोरिलेट कर देता है। यहाँ हाइपर फॉस्फोरिलेशन मेक्स दिस साइक्लिन डिपेंडेंट और साइक्लिन कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखें, P27 क्या कर रहा है, P27 भी इनएक्टिवेट करता है। पीछे मैंने आपको बताया था कि P27 भी इनहिबिटरी प्रोटीन है। ये क्या करता है, ये फॉस्फोरेट नहीं करता, ये कॉम्बिनेशन बनाता है, जिसकी वजह से ये जो फॉस्फेट ग्रुप एक लगा होता है, ये इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, इनएक्टिव होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो इनएक्टिवेट होता है। आपने इसको एक्टिवेट करना है, तो यू हैव टू टेक दिस P27 आउट ऑफ द पिक्चर टू मेक दिस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन मोर एक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह मैंने अब आपको रेटिनोब्लास्टोमा जीन का बताया था, उसको जरा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, देन आई विल कंक्लूड द फर्स्ट पार्ट एंड विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, यहाँ अब जहाँ तक बात हो गई थी, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो जो मैंने आपको बताया था रेटिनोब्लास्टोमा जीन में। अच्छा, रेटिनोब्लास्टोमा जीन के दो डोमेन्स होते हैं, ए डोमेन है, बी डोमेन है। इसमें क्या किया होता है, इसने एलंगुएशन फैक्टर 2F को जो है ना, उसको एलंगुएशन फैक्टर 2 को उसको कंबाइन किया था, लेकिन एलंगुएशन फैक्टर अकेला नहीं होता, उसके साथ एक और प्रोटीन बड़ी एक्टिव है, जिसे कहते हैं डीपी प्रोटीन, ये हो जाती है, ठीक है। HDAX है, ठीक है, हिस्टोन डी एसिटाइलेटर्स आप इनको कह सकते हैं, ये भी इसके साथ ग्रूव में अटैच होते हैं, बी ग्रूव में, जिसकी वजह से जो टारगेट जीन्स हैं, जो सेल साइकिल प्रोग्रेशन की जीन्स हैं, जो साइक्लिन्स हैं, जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं, जो कि नेक्स्ट फेज में लेके जाएंगे जीवन से इसमें, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ग्रोथ फैक्टर की कंटिन्यूस स्टिमुलेशन विद द हेल्प ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस 4 एंड साइक्लिन डी, क्या होता है कि ये जो आपका बी ग्रूव है ना, दिस बी ग्रूव हैज बीन लिफ्टेड, इसको एक फॉस्फोरिलेट किया जाता है। जब ये लिफ्ट होता है, तो दिस कम्प्लेक्स इज ऑलमोस्ट रेडी टू बी ट्रांसक्राइब्ड। लेकिन इसकी लिफ्टिंग के साथ एक और होता है, जो HDAX हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ क्या होगा, साइक्लिन ई जीन्स जो है ना, वो एक्टिवेट हो जाएंगी, इतना काम करने से कि ये जो दो फ्लैंक्स हैं, उनमें से बी को फॉस्फोरिलेट करें, और वो फॉस्फोरिलेशन में हेल्प कर रही है साइक्लिन डी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4, जो कि एक फॉस्फोरिलेट करते हैं। उसके साथ क्या होता है कि एक्टिवेट हो जाती है साइक्लिन ई जीन। अब साइक्लिन ई जीन जो है वो G1S में है, ठीक है, या S सिंथेसिस फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये कंटिन्यूसली फ्लक्स जो है वो रहता है, ठीक है। और यहाँ अभी भी एलोंगेशन फैक्टर जो 2F की जो टारगेटेड जीन्स हैं, ठीक है, और साइक्लिन्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होती, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस 2 एक्टिवेट नहीं। उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या होगा कि ये जो फ्लैंग है ए, इसको भी एक फॉस्फोरिलेशन और होगी, तो ये फ्लैंग भी ओपन हो जाएगा। अब एलोंगेशन फैक्टर 2F विद डीपी प्रोटीन जो है ना एक्टिवेट होता है, और एलोंगेशन फैक्टर F जो है ना 2 जो है ना टारगेटेड जीन्स जो है ना करता है। HDAX क्या करते हैं, HDAX contain an LXCC motive, ठीक है ना, minus sequence that is required to bind to B domain of the pocket of the RB, उसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ जो फॉस्फोरिलेशन होती है साइक्लिन ई और साइक्लिन ई डिपेंडेंट काइनेजेस जो है ना, वो कॉम्बिनेशन में सेल साइकिल को सिंथेसिस फेज में ले जाते हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।